एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज शिवांगी मित्तल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज की इस वीडियो में मैं टैक्स प्लानिंग को लेकर आई हूँ फॉर इंडिविजुअल्स, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉयज हो या फिर वो कोई बिजनेस करते हो। तो ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे जो कि सैलरी जॉब करते हैं कंपनी के अंदर, एंड आई एम श्योर आपके जो एम्प्लॉयर हैं आपसे इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन प्रूफ्स की डिमांड कर रहे होंगे। एंड उन्होंने आपको एक डेडलाइन दी होगी कि इस डेट तक आप अपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन प्रूफ्स को सबमिट कर दीजिए। ऐसी बहुत सारी कंपनीज में आजकल नॉर्मली दिसंबर या जैन एंड में ये स्टार्ट हो जाता है। Until 31st of March, the employees are liable to submit all the proofs जो कि उन्होंने डिक्लेयर किए थे फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग से पहले टू देयर एम्प्लॉयर। तो आज के इस वीडियो में बिकॉज आई एम अवेयर अबाउट फ्यू एम्प्लॉयज, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे 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 दिसंबर में तो एम्प्लॉयर ने अपनी प्रूफ्स की डिमांड करी, एंड टिल दिसंबर दे डोंट इन्वेस्ट एनीथिंग, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बट डिक्लेरेशन के नाम पे वो कहते थे कि हम लोग एटीसी में 1,50,000 तक इन्वेस्ट कर देंगे, एंड देन यहाँ यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे। अकॉर्डिंगली जो एम्प्लॉयर है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करता है, बट जब प्रूफ्स के बारे में बात करते हैं तो इफ दे आर नॉट एबल टू सबमिट दोज प्रूफ्स, तो उनके उस जिसके कारणवश जो एम्प्लॉयर है उसको ज़्यादा टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ का इनहैंड कम हो जाता है। ताकि आप कुछ एक टैक्स प्लानिंग कर पाए, एंड अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, बिकॉज ये जो साल अभी चल रहा है, अभी मार्च में जब ये क्लोज होगा तभी तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड इट इज़ बेटर कि अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट नहीं किया है तो अब जाके एटलीस्ट आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये वीडियो आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो वीडियो का पर्पस है वो है टैक्स सेविंग, कि कहाँ कहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आप अपने टैक्स को इन्वेस्ट करके आप सेव कर सकते हैं, एंड अनदर इज टैक्स प्लानिंग। दोनों में बहुत अंतर होता है, टैक्स सेविंग, टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग अपने आप में लीगली वैलिड होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब मैं फ्लो ऑफ डिस्कशन के बारे में बात करूं तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फर्स्ट कि टैक्स रेट्स कौन कौन से हैं आपकी। टैक्स रेट्स या तो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम आता है या फिर आपका न्यू टैक्स रिजीम आता है। कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आपकी होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जनरली सबमिट करने पड़ते हैं अपने एम्प्लॉयर को। एंड थर्ड, अगर आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे सेपरेटली ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी बिगनिंग जब वीडियो स्टार्ट होती है तो जो उसमें शो हो रहा था उसमें आपको दिखाई देगी, या फिर एंड में आपको ईमेल आईडी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द टैक्स रेजिम्स। दो टाइप की टैक्स रेजिम्स होती हैं, वन इज द ओल्ड टैक्स रेजिम एंड अनदर इज द न्यू टैक्स रेजिम। दोनों में डिफरेंस क्या है? ओल्ड टैक्स रेजिम काफी पुरानी है, कई सालों से चलती आ रही है ऑब्वियसली। ये जो टैक्स रेजिम है इसमें आपका स्लैब चलता है 2.5 लाख तक, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 2.5 लाख से 5 लाख पे आपको 5% का टैक्स लगता है, और अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम होती है तो आपको रिबेट भी मिल जाती है 12,500 की। तो जनरली आपने सुना होगा कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। तो जिनकी सैलरी या जिनकी इनकम अप टू 5 लाख रुपीज है, जिन इंडिविजुअल्स की, उनको टिल 5 लाख रुपीज तक कोई टैक्स देना नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे टैक्स तो लगता है 2.5 लाख से 5 लाख में 5%, लेकिन वो 12,500 आता है। अगर आप 2,50,000 का 5% निकालोगे इट कम्स 12,500, और उसी का ही आपको रिबेट में मिल जाता है 12,500। तो टिल 5 लाख तक आप पे एज सच कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपकी 5 लाख 1 रुपए भी इनकम हो गई, 5 लाख 1 रुपए भी इनकम हो गई, तो इस पे भी आपका टैक्स लगेगा, फिर आपको कोई रिबेट नहीं मिलती है। और अकॉर्डिंगली आपको 12,500 प्लस जितनी भी आपकी इनकम है, से अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो, सैलरीड एम्प्लॉय हो जिसकी इनकम से 7 लाख रुपए है, तो 12,500 कैसे आए? 2.5 लाख में से अप टू 5 लाख तक, तो 5% 12,500 आ गया, और 7 लाख में से 7 लाख में से 5 लाख गया, इस पे आपका 20% का टैक्स रेट लगेगा। 2 लाख पे 20% इज 40,000 रुपए। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, राइट। और अगर आपकी अबव 10 लाख रुपीज है तो 1,12,500 प्लस 30% ऑफ अबव 10 लाख। तो और
और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आपका लगता है। तो मैं आपको यहाँ पे ऑब्वियसली इस वीडियो का इंटेंशन आपको यहाँ पे टैक्स रिजीम, टैक्स रेट्स क्या लगते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में बताना नहीं है, अदरवाइज मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाती। ये जस्ट एक बेसिक वीडियो है जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करूंगी, तो उसमें टाइम ना जाया करते हुए लेट्स प्रोसीड विद द न्यू टैक्स रिजीम। अब न्यू टैक्स रिजीम ये एक ऐसी रिजीम आई थी जो कि लास्ट ईयर ही आपकी इंट्रोड्यूस हुई है, जहां पे आपको टैक्स का जो स्लैब है 2.5 लाख तक तो नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 से 7.5 तक 10% है, 7.5 से 10 लाख तक 15% है, 10 से 12.5 तक 20% एंड अकॉर्डिंगली अबव 15 लाख पे 30% है, और आपका हेल्थ एंड एजुकेशन एंड सरचार्ज एज एप्लीकेबल जो 4% आपका लगता है सरचार्ज वगैरह। लेकिन इस न्यू टैक्स रिजीम की कुछ कंडीशंस हैं, क्या आपको पता है वो कंडीशंस क्या है? इसकी ये कंडीशन है कि आपको कुछ जो डिडक्शंस आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जो मिलती थी वो इस न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। सो दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे अगर आप एलटीसी की डिडक्शन क्लेम करते थे, आप एचआरए की डिडक्शन क्लेम कर सकते थे ओल्ड टैक्स रिजीम में, या आपका जो कुछ जो स्पेशल अलाउंस है ताकि आप मीट कर सको एक्सपेंसेस को, कुछ डेली अलाउंसेस होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, कोई 1500 की एग्जेम्पशन होती है चाइल्ड के केस में, माइनर चाइल्ड की जब आप इनकम को क्लब करते हो, आपकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपए की, आपका जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो होम लोन पर, कुछ भी आपको डिडक्शन कुछ भी अलाउड नहीं होंगी। चैप्टर 6 की डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। चैप्टर 6 की डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ एनपीएस की होगी, अगर वो भी एम्प्लॉयर अगर आपको जमा कराता है तो ये चीज देखने वाली है कि अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हो तो आपकी कुछ डिडक्शंस आपको अवेलेबल नहीं होगी, एंड अकॉर्डिंगली तभी आप जो है इन सारी चीजों को क्लेम कर पाओगे। ये वाला जो टैक्स रेट है तभी आप यहाँ पे क्लेम कर पाओगे। सो दैट मीन्स क्या, अब आपका ये क्वेश्चन आएगा कि मेरे लिए न्यू टैक्स रेजिम ज्यादा बेटर रहेगी या ओल्ड टैक्स रेजिम ज्यादा बेटर रहेगी? देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी कर रहे हो तो जनरली मैंने देखा है कि जनरली ओल्ड टैक्स रेजिम ही बेटर रहती है, बट ऑब्वियसली केस टू केस डिपेंड करता है, एंड अकॉर्डिंगली हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम ज्यादा बेटर है या फिर न्यू टैक्स रेजिम ज्यादा बेटर है। ठीक है, सो अगर आपको जानना है अपने कैलकुलेशंस के बारे में कि मेरे लिए क्या ज्यादा बेनिफिट है, तो वो इंडिविजुअल केस, जैसे फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं ना कि हर एक बीमारी का इलाज पैरासीटामोल नहीं होती है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो आपको अकॉर्डिंगली अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा। हर एक बीमारी फीवर या अलग चीज नहीं होती है, उसके लिए अलग 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 चीजें अपने को देखनी पड़ती है, तो यही उसी तरीके से ही है। ठीक है, सो अब अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपने अपनी कंपनी की कुछ सैलरी स्लिप तो देखी ही होगी, नहीं देखी है तो यहाँ देख लीजिए। मैं ये नहीं बोल रही कि सबकी सैलरी स्लिप सेम होती है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी सैलरी स्लिप का जो फॉर्मेट है वो आपका चेंज होगा, बट उसमें आप एक चीज बहुत कॉमन देखोगे। वन इज बेसिक सैलरी आपको दिखाई देगा, डियरनेस अलाउंस जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में होता है, एचआरए आपको दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ अलाउंसेस आपको दे रखे होंगे। नेक्स्ट इज पीएफ, आपका कोई प्रोफेशनल टैक्स अगर जमा हो रहा है, या फिर टीडीएस, ये सब आपका आ जाता है, कम सैलरी का पार्ट होता है। अब इसमें कौन कौन सी डिडक्शंस आपको अलाउड होती हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कौन कौन सी डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हो, एंड अब जब आप इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन प्रूफ्स को सबमिट कर रहे हो तो आपको कौन कौन से डिक्लेरेशंस देने चाहिए, या कौन कौन से डिक्लेरेशंस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब कौन कौन से ऑप्शंस में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो कौन से में ज्यादा प्रेफरेबल है वो भी मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपको जो डिडक्शन अवेलेबल होती है दैट इज नंबर 1 इज 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको जो है अवेलेबल होती है। अगर आप किसी रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हो तो एचआरए भी आपको अलाउड होता है। एचआरए की कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, एंड ऑब्वियसली आपके जो एम्प्लॉयर है वो प्रॉपर उसको कंसिडर करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वैसे जिनको जानने में इंटरेस्ट है कि एचआरए के कैसे कैलकुलेट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अगर आपका पूरा जो एम्प्लॉयर है वो आपको 5,000 रुपये पर मंथ का एचआरए दे रहा है, तो कितना एचआरए दिया उसने? 60,000 रुपये, 5,000 पर मंथ इंटू में 12 इक्वल्स टू 60,000 का उसने एचआरए दिया। ठीक है, तो हम कैसे एचआरए कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट इज, अगर सपोज कर आप दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा या चेन्नई जैसे सिटीज में रहते हो तो हम इनको बोलते हैं मेट्रो सिटीज। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सारी की सारी नॉन मेट्रो सिटीज हो जाती है। तो अगर आप दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई जैसी
स्टेट पे रहते हो तो आपका 50% ऑफ बेसिक सैलरी, तो सपोज करो आपका जो बेसिक सैलरी है पर मंथ का, जो पूरे साल में आपको जो बेसिक सैलरी है, सपोज करो वो आपको मिलता था 10,000 रुपए, ठीक है। तो आप 10,000 मल्टीप्लाई 12, मतलब जो आप सैलरी स्लिप में बात कर रही हो, मैं यहाँ पे 10,000 का आपको बेसिक सैलरी मिलती थी, थोड़ा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ये तो बहुत छोटी सैलरी हो जाएगी। तो सपोज करो 1 लाख की आपको बेसिक सैलरी मिलती थी, HRA आपको मिलता था 50,000 रुपए का, ठीक है। और रिमेनिंग आपका अलाउंस वगैरह ये सब करके आपकी सैलरी बन जाती है। तो 1 लाख की आपकी बेसिक सैलरी है, राइट। तो 1 लाख इंटू में 12 करोगे आप, इट्स 12 लाख रुपीज। और आप क्योंकि दिल्ली में रहते हो, सपोज करो आप उसका 50% निकालोगे, विच कम्स टू 6 लाख रुपीज। सेम वे में यहाँ पे कैलकुलेशंस को चेंज कर दूंगी, यहाँ पे मैं 50,000 इंटू में 12, क्योंकि मुझे 50,000 HRA अमाउंट मिल रहा है, तो 50,000 मल्टीप्लाई 12 इज 6 लाख, 50,000 इंटू में 12 इज 6 लाख रुपीज। ओके, नेक्स्ट इज आपको एक्चुअल रेंट। सपोज करो आप रेंट पे करते हो 10,000 से 40,000 पर मंथ, ठीक है। अगर आप रेंट पे कर रहे हो 40,000 पर मंथ इंटू में 12 माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, आपकी बेसिक सैलरी कितनी थी, 10% ऑफ 12 लाख। सो अकॉर्डिंगली हम लोग इस तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं, एंड जो भी आपका जो लोअर अमाउंट आता है, जो मिनिमम अमाउंट आता है, वो आपका HRA का डिडक्शन माना जाता है। अब एक आपकी LT की डिडक्शन भी मिलती है, जहाँ पे अगर आप डोमेस्टिक ट्रेवल करते हैं तो आपको उसकी डिडक्शन मिलती है। एंड आपकी फूड कूपन्स हो गए, आपके चिल्ड्रन अलाउंस हो गया। चिल्ड्रन अलाउंस कुछ खास नहीं है, 1,200 रुपये पर एनम है, बाबा आदम के जमाने का, उसमें उन्होंने लिमिट दे रखी है 1,200 पर एनम हम आपको डिडक्शन देंगे, मतलब 100 रुपये पर मंथ, बड़ा ही अमेजिंग अमाउंट है। और फिर आपका वॉलेंट्री PF कंट्रीब्यूशन या फिर NPS कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब आई थिंक जो मोस्ट ऑफ द जो डिडक्शंस होती हैं, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द डिडक्शन, अब हम देखते हैं कौन कौन सी आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। नंबर 1, आप ATC में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मैक्सिमम आपको 1,50,000 तक की आपको जो है वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो आप 2 लाख या 3 लाख की भी कर सकते हो, लेकिन जो डिडक्शन है वो आपको 1,50,000 तक की मिलेगी। अब इसमें एक आता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, LIC आता है, सुकन्या समृद्धि योजना आता है, या फिर आपका जो एम्प्लॉय PF कंट्रीब्यूशन, मतलब आप जैसे अगर आप एम्प्लॉय, अगर आपसे सैलरीड इंडिविजुअल हो और अगर आप PF में कंट्रीब्यूट करते हो, तो उसमें जो आपका एम्प्लॉय वाला जो पार्ट है, आपको उसकी भी डिडक्शन आपको मिल जाती है, ठीक है। अगर सपोज करो आपका जनरली, मैंने जो हाई सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं उनका जनरली PF, जो एम्प्लॉय PF कंट्रीब्यूशन होता है, वो अप्रॉक्स 1,800 पर मंथ लेती हैं। कुछ कंपनीज ज़्यादा भी ले सकती हैं। तो आपके पास ऑप्शन भी होता है कि आप जो है वॉलंटरी ज़्यादा PF जमा करा सके, प्रोवाइडेड यू जस्ट हैव टू रिक्वेस्ट योर एम्प्लॉयर कि वो आपको जो है ज़्यादा PF को कंट्रीब्यूट करने की अनुमति दे, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कंट्रीब्यूट पर मंथ बेसिस पे अपना जो PF कंट्रीब्यूशन है वो आप बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट इज आपके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों की फीस जमा कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों की अगर आप फीस जमा कर रहे हैं, तो आप उसके भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसकी डिडक्शन क्लेम करने के लिए व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, जो आप जिस स्कूल में आप स्कूल फीस पे कर रहे हो, तो आप उनसे जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपको एक ट्यूशन की रिसिप्ट दे दें, मतलब एक रिसिप्ट काइंड ऑफ वो सबमिट करते हैं कि येस इट इज एलिजिबल फॉर द डिडक्शन। कब कौन से बच्चों के लिए, क्या हम जैसे बड़े बच्चों के लिए, अभी जैसे मैं भी कुछ ना कुछ पढ़ाई करती रहती हूँ, तो क्या मैं भी अपने लिए क्लेम कर सकती हूँ? द आंसर इज नो। सिर्फ हायर सेकेंडरी तक के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए ये जा सकता है। बाकी बच्चे जो हम जैसे बड़े बड़े बच्चे होते हैं ना, ग्रेजुएशन वगैरह, इन लोगों के लिए बच्चे नहीं होते, इनकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज, मतलब बच्चे तो होते हैं लेकिन ऑब्वियसली उनकी डिडक्शन नहीं मिलती है। नेक्स्ट इज होम लोन, अगर आप ले रहे हो और तो उसका जो प्रिंसिपल पार्ट जो भी होगा वो आपको उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी, प्रोवाइडेड आपने वो पेमेंट करी हो। नेक्स्ट इज अगर आप FD खरीदते हैं, FD लेते हैं, सॉरी खरीद थोड़ी लेते हैं, एनीवेज अगर आप FD लेते हैं और वो 5 ईयर FD टर्म डिपॉजिट आपने सुना होगा, तो उसकी भी डिडक्शन आपको मिल जाती है। और नाबार्ड की टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो FD होती है 5 ईयर्स की, आई पर्सनली डू नॉट सजेस्ट टू इन्वेस्ट योर मनी इन FD, बिकॉज अगर आप FD का इंटरेस्ट रेट देखें तो FD का इंटरेस्ट रेट डिक्रीज ही हो रहा है, वो आगे भी होता ही रहेगा।
सो आई पर्सनली डू नॉट सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट योर जो आपका हार्ड एंड मनी है सिर्फ एफडी में. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो. लाइक अगर आप से म्यूचुअल फंड्स में ही आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो तो एटलीस्ट आपका रिटर्न ज़्यादा होगा. म्यूचुअल फंड्स अगर नहीं करना है तो आप से पीपीएफ में कर सकते हो, आप एम्प्लॉय पीएफ कंट्रीब्यूशन में कर सकते हो. कुछ नहीं तो आप अपनी जो सुकन्या समृद्धि योजना, अगर आपकी कोई बेटी वगैरह है तो आप उसके लिए कर सकते हो. दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस. कुछ जो डिडक्शंस जो एम्प्लॉयज को नहीं पता है वो है एनपीएस की. एनपीएस एक नेशनल पेंशन फंड होता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. 50,000 तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है. मैक्सिमम पर 50,000 है या फिर 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी. सपोज करो आपकी जो बेसिक सैलरी है पूरे साल की, सपोज करो वो है आपकी 4 लाख रुपए. ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ आपकी बेसिक सैलरी पूरे साल की 4 लाख रुपए है, तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी इज 40,000 और 50,000 विच एवर इज लोअर. आपकी जो मैक्सिमम रिडक्शन है वो होगी 40,000 ओनली. ठीक है, नेक्स्ट है सपोज फॉर आपकी बेसिक सैलरी से 10 लाख रुपए है तो यहाँ पे बेसिक सैलरी का जो 10% आएगा वो 1 लाख आएगा या फिर 50,000. तो मैक्सिमम जो है आपको 50,000 की डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी. आप मेडिकल इंश्योरेंस भी ले सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए. अगर आप अपनी खुद के लिए अपनी फैमिली के लिए लेते हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 25,000 तक की मिलती है. पेरेंट्स अगर आपके पेरेंट्स की एज जो है 60 ईयर से कम है तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 25,000 की मिलती है. बट अगर आपके पेरेंट्स की एज 60 से ऊपर है तो यू कैन क्लेम द मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 50,000. ऐसे मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज देखे हैं जो कि बोलते हैं जब हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में बात करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, तो वो कहते हैं कि कंपनी ने करा तो रखा है. दिस इज द कमेंट डेट आई जनरली रिसीव. तो वो जो कंपनी कराती है वो कंपनी का वो काइंड ऑफ एक स्टाफ वेलफेयर है. ओके, वो आपके डिडक्शन में नहीं आएगा. आपको खुद से अगर आप करोगे वो चीज आपकी डिडक्शन में आता है. एटीई अगर आपने कोई हायर लोन लिया है स्टडीज के लिए तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाती है. और आपको सेम बैंक का जो आपका इंटरेस्ट आता है, मतलब वो ऑब्वियसली आपकी इनकम भी है, उस पर भी आपको जो है डिडक्शन पे आपको मिल जाती है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. आई होप मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर किया होगा कि आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो. दिस इज द बेसिक वीडियो. आई थिंक हर एक इंडिविजुअल का जो टैक्स लाइबिलिटी जो हम टैक्स प्लानिंग करते हैं वो डिपेंड करता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर. बिकॉज हर एक दवाई हर एक इंसान पे नहीं चल सकती है, एक दवाई हर एक इंसान पे नहीं चल सकती है. सो वी हैव टू लुक इनटू देयर कि वो कैसे कमाते हैं, क्या है उनका स्पेंडिंग लेवल, क्या है, हर चीज़ अपने को देखनी पड़ती है बिफोर सजेस्टिंग द टैक्स प्लानिंग और समथिंग टू द इंडिविजुअल्स. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक वीडियो. आई होप आई हैव हेल्प्ड एवरी वन ऑफ यू. जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ जो है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं. अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई सजेशन है कि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट द सेम. एंड अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव समथिंग इन योर माइंड रिलेटेड टू एनी अदर टॉपिक. मैं आपके लिए डेफिनेटली अपलोड करूँगी. आगे आने वाले टॉपिक्स में डेफिनेटली फ्यूचर ऑप्शंस है, बिंदास से फ्यूचर ऑप्शंस तो भरा पड़ा है, और भी बहुत कुछ है, बिटकॉइंस हैं, तो वो भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करती रहूंगी. तो देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय.